जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम में प्रवेश किया है, तब से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग भी जारी है। 2015 में भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ने के बाद से शर्मा अपनी पूर्व पार्टी विशेष रूप से राहुल गांधी की तीखी आलोचना करते रहे हैं। अब इस जंग के बीच गुलाम नबी आजाद की भी एंट्री हो गई है। पूर्व कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद ने लिखा, ये राहुल ही थे जिन्होंने शर्मा को सीएम नहीं बनने दिया। लंबे समय तक कांग्रेस नेता रहे और असम में पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक। शर्मा को पार्टी से तब अलग होना पड़ा जब उन्होंने देखा कि सीएम के लिए उनकी जगह तरुण गोगोई के बेटे गौरव को चुना जा रहा है। शर्मा ने आलाकमान से अपील भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गौरव को राहुल के इंटरनल ग्रुप का हिस्सा माना गया। आजाद ने बताया कि जब शर्मा ने गोगोई के तीसरे कार्यकाल के दौरान विद्रोह किया था, तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में असम जाने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा है, मैंने हेमंत और उनके समूह को दिल्ली बुलाया। वे 45 से अधिक विधायकों के साथ मेरे आवास पर आए। कुछ दिनों बाद मैंने गोगोई से दिल्ली आने या अपने विधायकों को भेजने के लिए कहा। उन्होंने 7 विधायकों को भेजा जो उनका समर्थन कर रहे थे। मैंने सोनिया जी को स्थिति बताई। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि हेमंत के पास स्पष्ट बहुमत है और उन्हें नया सीएम होना चाहिए। उन्होंने मुझे अगले दिन प्रभारी महासचिव के साथ असम जाने और नए नेता के रूप में हेमंत को औपचारिक चुनाव की देखरेख करने के लिए कहा। हमारे असम जाने से एक शाम पहले राहुल ने मुझे फोन करके असम का दौरा रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने मुझसे अगली सुबह असम के प्रभारी महासचिव के साथ उनके घर आने को कहा। आजाद आगे लिखते हैं, जब हम अगली सुबह राहुल के आवास पर पहुंचे तो हमने देखा कि तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई उनके साथ बैठे हुए हैं। राहुल ने हमसे 2 टूक कहा कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने उन्हें बताया कि हेमंत के पास विधायकों का बहुमत है, वे बगावत करेंगे और पार्टी छोड़ देंगे। राहुल ने कहा, उसे जाने दो, और बैठक खत्म हो गई। बकौल आजाद इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मीटिंग में क्या हुआ। आजाद के मुताबिक समस्या की गंभीरता को समझने के बावजूद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में ठोस निर्णय नहीं लिया। उल्टा मुझसे कहा कि हेमंत से इस बात के लिए अनुरोध करूं कि वह बगावत न करे। अब इसी बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी गुरुवार को नई दिल्ली आ गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर गई और यहां प्रवेश करने के बाद 2 दिन का ब्रेक लिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई यात्रा सुबह असम से पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार जिले में प्रवेश कर गई। कूच बिहार में एक रोड शो का नेतृत्व करने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली चले गए, क्योंकि यात्रा ने 2 दिन का ब्रेक लिया है। इस बीच यात्रा पड़ाव के लिए अलीपुर द्वार के फालाकाटा तक चली गई। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ गजब हो रहा है। बंगाल जाने से पहले ममता बनर्जी अलग हो गई। बिहार आने से पहले नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं। यूपी पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी अलग हो सकती है। वजह एक नहीं है, न सीट शेयरिंग फाइनल की गई, न मुद्दे, न नेतृत्व। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को उस मौके पर न्याय यात्रा में उलझा दिया जब पॉलिटिकल मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सार यह है कि अगर रणनीति का नाम ईवीएम रख दे तो मान सकते हैं कि ईवीएम ही हैक होती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बाहर आई है। राहुल गांधी को ममता दीदी ने बंगाल से भगा दिया। ममता सरकार ने राहुल गांधी को बंगाल में घुसने से रोक दिया। पश्चिमी बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ साथ नजर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। दीदी के इस दांव के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में है। वहीं ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ते नहीं नजर आ रहे। अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ममता के राज्य में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को जनसभा करने तक की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में
राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। इसे लेकर पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यात्रा के बंगाल में आने के बाद हमने एक छोटा सा निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी में एक जनसभा की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने लगे हाथ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में अगर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कुछ होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा पूरे देश के लिए है, यह यात्रा किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। अधीर ने कहा कि एक ताकत है जो देश को तोड़ना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस ताकत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी से कश्मीर और अब मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा का निर्णय लिया। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटें ऑफर की थी। अधीर ने तब कहा था कि हमें भीख नहीं चाहिए, हम 2 सीटें अकेले चुनाव लड़कर ही जीते थे और फिर से जीत सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तल्खी के बीच ममता बनर्जी ने 2024 के चुनावी रण में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। गुरुवार सुबह असम से बंगाल में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पूरे दिन के कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी कूच बिहार के बसीरहाट में एक छोटी सभा और जिला मुख्यालय में एक रोड शो करने के बाद महत्वपूर्ण कारणों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनके अचानक दिल्ली दौरे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। एक तरह तो राहुल गांधी घूम घूम कर न्याय मांगने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरह उनके ही बड़े नेता रेप केस में जेल भेजे जा रहे हैं। खरगोन में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान सरपंच के शिक्षक बेटे को दोस्त की पत्नी के बलात्कार मामले में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपित को आईपीसी की धारा 376 के तहत गिरफ्तार किया था। खरगोन शहर के नूतन नगर में रहने वाली एक महिला ने कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और मोगर गांव वर्तमान सरपंच सिलदार पटेल के बेटे प्रकाश पटेल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने पुलिस को शिकायत में कहा, प्रकाश पटेल मेरे पति का दोस्त है और उसने घर पर आकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। महिला के बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। यहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी प्रकाश मोगरगांव हाई स्कूल में शिक्षक है और खरगोन शहर के नूतन नगर में किराए का मकान लेकर रहता है। उल्लेखनीय है कि आरोपी प्रकाश के पिता सिलदार पटेल जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस शासन के दौरान उनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। कोतवाली थाना सब इंस्पेक्टर शीतल सिंघार का कहना है, एक पीड़ित महिला प्रकाश पटेल के खिलाफ शिकायत लेकर आई थी। इस मामले में हमने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया है। आरोपी खरगोन का रहने वाला है और पीड़िता भी खरगोन की ही है। मामला विवेचना में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। महिला ने शिकायत की थी कि उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया। शिकायत पर जांच की गई, इसके बाद केस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता शुभंकर सरकार ने बताया, राहुल गांधी एक विशेष उड़ान से अलीपुर द्वार के हासीमारा हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्हें कुछ जरूरी काम था। उन्होंने कहा, अवकाश के बाद यात्रा 28 जनवरी को फिर से शुरू होगी। राहुल गांधी तब तक वापस आएंगे और इसमें शामिल होंगे। अवकाश के बाद यात्रा पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा 29 जनवरी को बिहार में दाखिल होगी। यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिमी बंगाल में फिर से प्रवेश करेगी और 1 फरवरी को राज्य से प्रस्थान करने से पहले यह कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 या 21 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपियों और अरविंद केजरीवाल का ज्ञान केजरीवाल ने वर्ल्ड क्लास फ्री हेल्थ फैसिलिटी दी, मगर इनके नेता व रिश्तेदार महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे।
केजरीवाल सरकार में दारू की बिक्री 3 गुना बढ़ गई। इससे होने वाला प्रॉफिट 0 हो गया। एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, फिर भी एजुकेशन क्रांति की बात करते हैं। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में भी वर्ल्ड क्लास इलाज होता है, लेकिन फिर भी जब केजरीवाल जी की बीवी को कोविड हुआ था तब उनको मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया। अभी दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री खुद बीमार हुआ तो उसको फोर्टिस में एडमिट कराया गया। क्यों? सुना था केजरीवाल ने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल बनवाए थे, तो फिर यह सत्येंद्र जैन का इलाज दिल्ली के सबसे महंगे और 5 स्टार हॉस्पिटल अपोलो में करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसी बीच केजरीवाल एक बार फिर बेनकाब होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल देखिए, जहां केजरीवाल ही मरीज की जान लेने को आतुर हो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में छत का प्लास्टर गिरा, बाल बाल बची जान। पहले भी हो चुके हैं हादसे। बीजेपी ने केजरीवाल के दिल्ली के एक अस्पताल का वीडियो दिखाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से घेरा है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का एक वीडियो एक्स पर शेयर कर बड़ा दावा किया है। बीजेपी का दावा है कि अस्पताल की छत का प्लास्टर उस वक्त गिर गया जब कुछ नवजात बच्चे अस्पताल की बेड पर थे। ये नवजात बच्चे बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में प्लास्टर गिरा, बाल बाल बचे नवजात शिशु। बताओ केजरीवाल, जहां मरीज की जान से ही हो रहा खिलवाड़, उन्हें आप किस मुंह से बताते हैं शानदार अस्पताल? जो वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है उस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेड पर भी प्लास्टर के टुकड़े गिरे हैं। कुछ महिलाएं भी वहां खड़ी नजर आ रही है। एक महिला मोबाइल से वीडियो बनाती नजर आती है। कुछ अन्य महिलाएं भी इस वीडियो में नजर आ रही है। ये महिलाएं आपस में बातचीत भी कर रही है। अस्पताल की छत से जिस हिस्से से प्लास्टर गिरा था वो हिस्सा भी इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। आपको याद दिला दे कि पिछले साल सितंबर के महीने में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में आवारा कुत्ते अक्सर घूमते या आराम फरमाते नजर आते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अस्पताल में प्रसूता विभाग के बाहर आवारा कुत्ते सोते नजर आए हैं। दावा किया गया था कि यह कुत्ते अस्पताल में वार्ड से लेकर लेबर रूम के बाहर और ओपीडी से लेकर कैंटीन तक बिना रोक टोक चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि मरीज और उनके तीमारदार इस बात को लेकर डरे सहमे भी रहते हैं, कहीं आवारा कुत्ते उन्हें काट ना ले। रिपोर्ट में अस्पताल की दुर्दशा पर सवाल उठाया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की कठपुतली करार दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आरएसएस और बीजेपी हमारे संविधान को विकृत करने और इसमें बदलाव करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी हमारी संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके नष्ट करने या कमजोर करने में सभी प्रयास कर रही है। मोदी संघ के हाथों की कठपुतली जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जिसका हमारी न्यायपालिका या धर्मनिरपेक्षता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस चीफ ने इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स पर पोस्ट के जरिए देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने लिखा, 2024 भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह साल तय करेगा कि हम संविधान, लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों को बचा पाएंगे या फिर इस दौर में पहुंच जाएंगे जहां हर एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिया है, लेकिन आज इन अधिकारों पर सरकार की ओर से हमला हो रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को 26 जनवरी पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस दौरान संवैधानिक मूल्यों की बात करते हुए एक्स पर वीडियो संदेश साझा किया और लिखा, स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों को एक सूत्र में पिरोने वाला हमारा महान संविधान भारतीय गणतंत्र की आत्मा है। संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा और उनके प्रति निष्ठा ही अमर स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। वहीं आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी।
शुक्रवार सुबह उन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया, जहां उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वॉर मेमोरियल पर स्वागत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के साथ दिखे थे। पिछले सालों की तरह ही इस साल भी पीएम मोदी की पोशाक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी को एक विशिष्ट पगड़ी पहने हुए देखा गया, जिसे अक्सर साफा या पगड़ी कहा जाता है। यह पगड़ी विभिन्न रंगों में बनाई जाती है और इसकी लंबाई भी काफी है। पीएम मोदी की पगड़ी का प्राथमिक रंग आमतौर पर पीला होता है, जो भगवान राम से जुड़ा रंग है। पगड़ी के अलावा पीएम मोदी ने पारंपरिक कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और उसके ऊपर भूरे रंग की जैकेट पहन रखी थी। उनका कुर्ता और पायजामा सफेद था और उन्होंने उन्हें काले जूते के साथ पहना था। पिछले वर्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के दौरान लगातार पगड़ी पहनी है। पिछले साल 74वें गणतंत्र दिवस पर उन्होंने राजस्थानी जोधपुरी पचरंगी मोठड़ा साफा चुना था। पगड़ी में चांदी के धागों से बने रेशमी पंखों के साथ कपड़े पर क्रॉस धारियों का डिजाइन दिखाया गया था। इस वर्ष की तरह पगड़ी को भी मोठड़ा नामक शैली में ही पहना जाता था, जो पगड़ी के नीचे लटकती थी, जो इस विशेष पगड़ी शैली की विशेषता है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।